नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अरविंद राय आप लोगों का आपके चैनल ए टू आर स्टडी हेल्प पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से सुपर टेट में पूछे जाने वाले 10 नंबर के जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि से संबंधित लगभग सभी टॉपिक को कवर करेंगे। अतः आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। इस वीडियो के द्वारा ही सुपर टेट में जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि से संबंधित 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अतः आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इस वीडियो को हर टॉपिक को आप लोग समझिए। तो सिलेबस की बात करते हैं जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि में। तो पहला टॉपिक है व्यावसायिक आचरण, व्यवहार और नीति, यानी व्यवसाय से संबंधित, आचरण यानी नैतिकता से संबंधित और नीति से संबंधित हम लोग टॉपिक को देखेंगे। दूसरा टॉपिक है शिक्षक की भूमिका, यानी जो शिक्षक है उसकी भूमिका किस प्रकार है शिक्षा में। सुविधा प्रदाता के रूप में, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक और परामर्शदाता, इनके बारे में हम लोग विस्तृत से जानेंगे। और तीसरा पॉइंट है संवैधानिक और मानवीय मूल्य, यानी जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि में हम लोग संवैधानिक और मानवीय मूल्य को देखेंगे। और अगला पॉइंट है दंड एवं पुरस्कार, यानी दंड और पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, जिसमें प्रभावी सजा और इनाम का उपयोग, इसके बारे में जानेंगे। और अगला है अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा से के बारे में देखेंगे, प्रेरणा के बारे में समझेंगे कि बालक को किस प्रकार प्रेरित किया जाए, बालक में किस प्रकार सर्वांगीण विकास किया जाए, कैसे शिक्षक बालक को एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निखारता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग जीवन कौशल के बारे में जानेंगे। तो जीवन कौशल क्या है? जीवन कौशल वह क्षमता है जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों और मांगों को पूरा करने में मदद करता है। यानी जो जीवन कौशल है ये व्यक्ति की रोजमर्रा यानी व्यक्ति के प्रतिदिन की जिंदगी की चुनौती, यानी उसकी आपूर्ति, डिमांड या मांग पूरी करने में मदद करता है। जीवन कौशल, लाइफ स्किल। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन कौशल को शिक्षा देना आवश्यक है, यानी बालक के सर्वांगीण विकास के लिए भी जीवन कौशल में की शिक्षा देना बालक के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है मेयर्स का कथन है। मेयर्स ने कहा जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है जिसे विद्यालय से बाहर वास्तविक जीवन में सीखा जाता है। मेयर्स ने कहा कि जीवन कौशल जो है यह एक अनौपचारिक शिक्षा है जिसे विद्यालय से बाहर वास्तविक जीवन में सीखा जाता है मेयर्स के द्वारा कहा गया। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। और अगला पॉइंट है जीवन कौशल की आवश्यकता एवं महत्व। तो जीवन कौशल की आवश्यकता बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसमें बालक के या बच्चों के जीवन कौशल की शिक्षा देने से की आवश्यकता से है, क्योंकि जीवन कौशल द्वारा हम किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, पूर्ण विकास हेतु कर सकते हैं। बालक के जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन में चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता विकसित करना है। अगला पॉइंट है WHO के अनुसार 10 प्रमुख जीवन कौशल निर्धारित किए गए, यानी जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है विश्व स्तर पर, इसके अनुसार 10 प्रमुख जीवन कौशल निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहला है आत्म जागृति। आत्म जागृति क्या होता है? खुद को पहचानना, अपनी पसंद नापसंद, क्षमताओं, कमियों को जानना ही आत्म जागृति है। यानी बालक में उसकी खुद की क्षमता को जानने के लिए उसे प्रेरित करेंगे, उसको अपनी अनुसार, बालक जैसे सीखना चाहता है उसको उसी अनुसार सीखने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। दूसरा पॉइंट है निर्णय क्षमता। बालक में निर्णय क्षमता को विकसित करेंगे, क्या सत्य है क्या असत्य है इसके बारे में बालक स्वयं निर्णय कर सके। इस क्षमता में आप जानेंगे कि बालक या आपका निर्माण लोगों को प्रभावित करेगा कि नहीं, इसके परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में देखेंगे। और अगला है प्रभावी संवाद। तीसरे पॉइंट में है WHO के अनुसार जो वह प्रभावी संवाद है। इस क्षमता द्वारा सही भाषा का चुनाव, उचित माध्यम, उचित परिस्थिति, उचित शब्दों का चयन, उचित मानसिक स्तर का चयन करना बालक को सिखाते हैं। प्रभावी संवाद के अंतर्गत यानी किस प्रकार भाषण संवाद हो, किस प्रकार एक दूसरे अच्छे से संवाद कर पाए, उचित परिस्थिति, उचित शब्दों का चयन, मानसिक स्तर का चयन करना बालक को सिखाया जाता है। और चौथा पॉइंट है सृजनशील सोच। बालक में एक सृजनशील सोच का विकास करेंगे, लीक से हटकर, यानी
रास्ते से हटकर अलग भी कुछ बालक को सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। नए तरीकों का प्रयोग करना सृजनात्मकता कहलाती है। यानी नए तरीके, नए नियम का प्रयोग करना सृजनात्मकता कहलाती है और उस प्रकार बालक को प्रेरित करेंगे। अगला पॉइंट है समस्या समाधान। पांचवें पॉइंट में डब्ल्यूएचओ के अनुसार समस्या समाधान यानी समस्या समाधान की प्रक्रिया को समझना, जैसे समस्या को पहचानना, समस्या की परिभाषित करना और लक्ष्य निर्धारित करना, विकल्प पर ध्यान दें, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, समस्या का संभव हल क्या हो सकता है, समस्या का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। यानी समस्या समाधान में इन बातों का हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, बालक के समस्या से संबंधित बातों का। अगला पॉइंट है समीक्षात्मक सोच यानी किसी भी पक्ष के गुण व दोष दोनों पर विचार करना, समीक्षा करना, किसी दोनों पक्ष के गुण और दोष दोनों का समीक्षा करना, विचार करना, यही समीक्षात्मक सोच कहलाएगा। और सातवां पॉइंट है अंतर्वैयक्तिक क्षमता यानी सबको समान भाव से देखना। इस क्षमता से लोगों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने में मदद मिलता है, इसका भी ख्याल रखेंगे। और आठवां है तनाव प्रबंधन यानी बालक में तनाव की स्थिति न उत्पन्न हो, इसका प्रबंधन करेंगे। इस क्षमता द्वारा तनाव के स्रोत को पहचान पाएंगे और किन माध्यम से हम अपने तनाव का निवारण कर सकते हैं, किन माध्यम से हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। बालक का विशेष रूप से इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगला है संवेदनाओं का प्रबंधन। तो संवेदनाओं के प्रबंधन में अपनी और दूसरों की संवेदनाओं को समझेंगे। यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किसी के व्यवहार को प्रभावित करती है संवेदनाएं, तो उसका परिणाम क्या होता है। सभी की संवेदनाओं को देखते हुए, बालक की संवेदनाओं को देखते हुए उसे सृजनशीलता की ओर प्रेरित करेंगे। तो इन बातों का हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। 10वां पॉइंट है समानुभूति। दूसरों के परेशानियों को समझना यानी दूसरे व्यक्ति अगर परेशान है, बालक परेशान है, तो उसकी परेशानियों को समझेंगे। समानुभूति वही कहलाता है। समानुभूति यानी समानुभूति, समान दूसरों के परेशानियों को समझना, इस समानुभूति के अंतर्गत आएगा। और अगला है यूनेस्को द्वारा शिक्षा के 4 स्तंभ बताए गए। यानी यूनेस्को जो है यह शिक्षा के 4 स्तंभ बताए, जिसमें स्वयं सीखने का कौशल, दूसरा हाथ से काम करने का कौशल, तीसरा साथ रहने का कौशल, चौथा स्वयं को जानने का कौशल। यह यूनेस्को के द्वारा शिक्षा के 4 स्तंभ बताए गए हैं। अगला पॉइंट है भावनात्मक समझ का मूल अर्थ। तो भावनात्मक समझ का मूल अर्थ क्या होता है, अन्य लोगों को समझना, यह भावनात्मक समझ का मूल अर्थ है। भावनात्मक समझ को सीखते हैं अभ्यास या प्रयास के द्वारा। भावनात्मक समझ में किस व्यवहार का विकास होता है, तो भावनात्मक समझ में सकारात्मक व्यवहार का विकास होता है। डेल्फी विधि से पहचान होती है। जीवन कौशल की महत्वपूर्ण अंगों की पहचान डेल्फी विधि के द्वारा होती है। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट में हम लोग व्यावसायिक आचरण एवं नीति के बारे में देखेंगे। यानी व्यावसायिक नैतिकता, आचरण, व्यवहार, गुण, दोष, इसके बारे में समझेंगे। तो पहला पॉइंट है मानव जीवन का आधार व्यवसाय है। यानी मानव जीवन को जीवित रहने के लिए उसका पहला आधार क्या है, व्यवसाय। वह पृथ्वी पर जन्म लिया है तो कुछ करेगा, ऐसे ही केवल खाली नहीं रह सकता। तो पहला आधार क्या है, व्यवसाय है। दूसरा पॉइंट है व्यावसायिक नैतिकता पर चर्चा। तो 1980-90 के दशक में व्यावसायिक नैतिकता पर चर्चा की गई, जो ब्रिटेन में पहली बार हुई। यानी व्यावसायिक नैतिकता का स्वर्ण युग ब्रिटेन को कहा जाता है। सबसे पहले व्यावसायिक नैतिकता पर चर्चा ब्रिटेन में की गई, जो 1980-90 के तहत की गई। अगला पॉइंट है प्रमाणिक नैतिकता। तो प्रमाण दिया जा सकता है, नैतिकता के बारे में प्रमाण दिया जा सकता है, यह प्रमाणिक नैतिकता है। और दूसरे पॉइंट में वर्णनात्मक नैतिकता, यानी प्रमाण जिसमें नहीं दिया जा सकता, जिसमें केवल मौखिक रूप से व्यक्त किया जाता है, वह वर्णनात्मक नैतिकता है। जैसे उदाहरण में इनकम टैक्स फाइल प्रमाणिक वर्णनात्मक है। इनकम टैक्स जो फाइल है यह प्रमाणिक भी है और वर्णनात्मक दोनों है।
इसमें प्रमाण भी दिया जा सकता है और प्रमाण नहीं भी दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है CSR। CSR क्या होता है? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब CSR यानी उद्योग जगत की सामाजिक जिम्मेदारी, यानी जो औद्योगिक जगत है इसकी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, किन का ख्याल रखना होता है, किन विषय वस्तुओं का ख्याल रखकर ही उद्योग जगत को विकसित करना होता है। तो जिस क्षेत्र में संबंधित हो उसे क्षेत्र का ध्यान रखना होता है, यानी उद्योग जिस बेस पर तैयार है उस क्षेत्र का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे केमिकल फैक्ट्री में प्रदूषण का ध्यान रखना होता है, उस क्षेत्र के लोगों को नौकरी देना, सेहत का ध्यान रखना केमिकल फैक्ट्री इस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इसी प्रकार सभी औद्योगिक क्षेत्रों में अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, किस प्रकार ख्याल रखना है मजदूरों का, नौकरियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सेहत का भी ध्यान रखना है। सभी औद्योगिक क्षेत्र एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा में सिर्फ वर्णनात्मक नैतिकता पाई जाती है, यानी जो शिक्षा है इसमें वर्णनात्मक नैतिकता ही पाई जाती है, यानी वर्ण लिपि के माध्यम से या वर्ण के माध्यम से ही नैतिकता व्यक्त की जाती है शिक्षा में। और अगला पॉइंट है मिल्टन फ्रीडमैन। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने 1976 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए ये एकमात्र प्रसिद्ध विद्वान हैं जो व्यावसायिक नैतिकता के खिलाफ थे। मिल्टन फ्रीडमैन जो है यह व्यावसायिक नैतिकता के खिलाफ थे। तो प्रश्न पूछ सकता है कि व्यावसायिक नैतिकता के खिलाफ कौन थे? तो मिल्टन फ्रीडमैन या व्यावसायिक नैतिकता के खिलाफ थे। अगला पॉइंट है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम। तो भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1956-57 में भारत में बना या आया, तो इसका भी आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। अगला है पेटेंट। तो पेटेंट क्या होता है भैया? पेटेंट किसी कंपनी द्वारा बनाए गए उत्पाद सेवा का मालिकाना हक रखने का अधिकार ही पेटेंट कहलाता है, यानी पेटेंट कराने के बाद उस विषय वस्तु को कोई अपना बता नहीं सकता कि ये विषय वस्तु मेरे द्वारा बनाया गया है। जो व्यक्ति बनाया है वह पेटेंट कराया है तो उसका मालिकाना हक हो जाता है उस प्रोडक्ट पर। तो इन बातों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है ट्रेडमार्क एक व्यापार चिन्ह है, यानी जो ट्रेडमार्क है यह एक व्यापार चिन्ह है जिसके द्वारा एक कंपनी को बाजार में पहचाना जाता है। ट्रेडमार्क के द्वारा ही किसी विषय वस्तु या कंपनी को बाजार में पहचाना जाता है कि जैसे टाटा है तो टाटा का ट्रेडमार्क जो होगा वो टाटा के नाम से जाना जाएगा और टाटा कंपनी की पहचान होगी। इसी प्रकार सभी कंपनियों की अलग अलग ट्रेडमार्क होती है। अगला है हॉलमार्क। तो हॉलमार्क जो है ये सोने का मानक है, यानी सोने का मानक है, यानी गोल्ड का मानक है हॉलमार्क, जबकि कैरेट उसकी शुद्धता का मानक है। जबकि जो कैरेट है या उसकी शुद्धता का मानक है 24 कैरेट बराबर 100% प्योर या शुद्ध होता है। अगला पॉइंट है एग मार्क। तो एग मार्क सोने के अलावा खाने पीने की चीजों आदि वस्तुओं का मानक है, यानी जो एग मार्क है यह सोने के अलावा गोल्ड के अलावा खाने पीने की चीजों वस्तुओं आदि पर भी मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है खाने पीने वाले चीजों उत्पादों एक छोटे वर्ग में बनी हरी वृत्तीय आकृति, यानी इस प्रकार की एक वृत्ति हरे वर्ग में बनी होती है जो शाकाहारी, जबकि लाल वाला वृत्तीय आकृति मांसाहारी उत्पाद को दर्शाता है, यानी जब लाल में बना रहेगा तो वह मांसाहारी उत्पाद को दर्शाएगा और जबकि हरा में बना रहेगा तो वह शाकाहारी उत्पाद को दर्शाएगा। तो इसका भी आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। अगला पॉइंट ब्रांड या गुडविल। तो ब्रांड या गुडविल क्या होता है भैया? ब्रांड या गुडविल कोई मूर्त उत्पाद नहीं है, अपितु एक कंपनी द्वारा कई वर्षों में संतुष्ट ग्राहक पैदा करने के लिए संतुष्टि का स्तर है ब्रांड। यानी ब्रांड जो भी है, जिसका जो ब्रांड है, जैसे टाटा ब्रांड, नाइक ब्रांड, कैंपस ब्रांड, अलग अलग प्रकार की कंपनियां हैं, वो अपनी विषय वस्तु या जो वस्तु है उसके लिए अलग अलग ब्रांड बनाती है ताकि ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सके, ग्राहकों का स्तर उच्च रखा जा सके, इसके लिए ब्रांड की उत्पाद है। अगला है आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट व्यवसाय जगत में। तो आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट व्यवसाय जगत में क्या होता है?
किसी व्यवसाय में किए जाने वाले व्यवहार का मानक निर्देश होता है। कैसा व्यवहार करना चाहिए उसका मानक निर्देश ही है। और अगला पॉइंट है व्यावसायिक नैतिकता के तत्व। तो व्यावसायिक नैतिकता के निम्न तत्व हैं, जिसमें पहला ईमानदारी, दूसरा पारदर्शिता, यानी ईमानदारी पूर्वक व्यावसायिक नैतिकता को बढ़ावा दिया जा सकता है पारदर्शिता के द्वारा, यानी भेदभाव न करके। तीसरा जवाबदेही, यानी कोई विषय वस्तु है अगर उसके साथ कोई हानिकारक घटना होती है या कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी जवाबदेही कंपनी की होगी, ये भी जवाबदेही के अंतर्गत आएगा। नैतिकता में वचन पालन, यानी जो कहा जाता है कि यह वस्तु इस काम के लिए उपयोगी है तो उसका पालन किया जाएगा। समय पालन, समय का मानक होता है। मानवता, यानी मानव को ध्यान में रखते हुए, मानव के विकास को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक नैतिकता का कार्य है। सत्य आचरण, यानी सत्य आचरण जो कहा जाता है। अहिंसा, यानी किसी की हिंसा न करना, ये भी व्यावसायिक नैतिकता का मानक है। अस्तेय, यानी चोरी न करना। अगला कर्तव्य परायण, यानी अपने कर्तव्य के प्रति परायणता, यह व्यावसायिक नैतिकता है। वफादारी, यानी ईमानदारी। दया, सहानुभूति, समानुभूति, भाईचारा, बाल श्रम का विरोध, प्रदूषण नियंत्रण, यौन शोषण पर प्रतिबंध, आकस्मिक दुर्घटना की क्षतिपूर्ति, आंतरिक व्यापार करना, धोखाधड़ी, इन सब व्यावसायिक नैतिकता के तत्व हैं। इनका विशेष रूप से ख्याल रखना होता है एक व्यावसायिक नैतिकता में अच्छे विकास के लिए। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। अगला पॉइंट है व्यवहार जगत में क्या सही है, क्या गलत है, तथा किसी को बिना नुकसान पहुंचाए क्या किया जा सकता है। इस आचरण या सोच को व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं। जैसे चार्ल्स वुड ने अपनी रिपोर्ट दी व्यावसायिक शिक्षा पर। चार्ल्स वुड ने अपनी व्यावसायिक शिक्षा पर रिपोर्ट दी। अगला पॉइंट, स्कूल में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव व विकास को लागू करता है। कौन लागू करता है? एनसीईआरटी, यानी राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनाई गई है जो स्कूल में या शिक्षा पद्धति में बदलाव व विकास को लागू करता है। अगला पॉइंट है अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं योग्यता का निर्धारण करती है। तो अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं योग्यता का निर्धारण एनसीटीई करती है। अगला पॉइंट है व्यावसायिक निर्देशन का सूत्रपात अमेरिका में पार्सन्स ने किया, यानी व्यावसायिक नैतिकता जो है इसका सूत्रपात अमेरिका में किया गया, जो पार्सन्स के द्वारा किया गया। तो इन बातों का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। अगला पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा का भारत में शुरुआत। तो व्यावसायिक शिक्षा भारत में शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई। और अगले पॉइंट में शिक्षक के व्यावसायीकरण आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है? तो एनसीटीई निर्धारित करती है। एनसीटीई या शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक निर्धारित करती है। इसका भी आप लोग विशेष रूप से ख्याल करेंगे, एनसीटीई। और अगला पॉइंट है एल एच हेने व्यवसाय का अर्थ उस मानवीय क्रिया से है जो वस्तुओं क्रय विक्रय द्वारा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। यह एच.एल. हेने का कथन है। तो इसका भी आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। अगला है विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रयास के लिए उत्तरदायी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी यूजीसी है, जो 1953 में स्थापित की गई। अगला पॉइंट है व्यावसायिक जगत की संहिता को ब्लू पुस्तिका कहते हैं, यानी व्यावसायिक जगत की जो संहिता है इसको ब्लू पुस्तिका कहा जाता है। अगला पॉइंट है व्यावसायिक नैतिकता के क्षेत्र। तो व्यावसायिक नैतिकता के क्षेत्र चिकित्सा, तकनीकी, कानून, शिक्षा, कृषि आदि ये व्यावसायिक नैतिकता के क्षेत्र हैं। तो इन बातों का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। अगला पॉइंट है व्यावसायिक नैतिकता का महत्व। तो व्यावसायिक नैतिकता का निम्न महत्व है। पहला, चुनौतियों से निपटने में सहायक। दूसरा, भावात्मक पक्ष मजबूत। तीसरा, विश्वास उत्पन्न करना। चौथा, बौद्धिक विकास यानी बौद्धिक कौशल, बालक के मानसिक विकास का विकास करना। सामाजिक उन्नति में विकास, या व्यावसायिक शिक्षा का व्यावसायिक नैतिकता का महत्व है। अगला पॉइंट है अभिप्रेरणा या प्रेरणा, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जो है यह लैटिन भाषा का शब्द है।
मोटिवेशन मोटम शब्द से बना है, मोटर या मोवर शब्द से बना है। मोटम मतलब गतिशील करना या चलायमान या गतिशीलता, मोटम का अर्थ होता है। तो इसकी परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने हिसाब से दी। गुड के अनुसार किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित बना देना ही अभिप्रेरणा है, यह गुड के द्वारा कहा गया। दूसरा थॉमसन के द्वारा, अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यानी जो अभिप्रेरणा है यह छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह थॉमसन के द्वारा बताया गया। अगला है मैकडूगल। मैकडूगल के द्वारा बताया गया कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के रूप में की जा सकती है। तो अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के रूप में की जा सकती है, ये मैकडूगल के द्वारा बताया गया। और चौथा है क्रेज एवं क्रेज फील्ड ने लिखा कि अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, जैसे हम खाना खाते क्यों हैं, हम धन क्यों चाहते हैं आदि। एक क्रेज एवं क्रेज फील्ड के द्वारा प्रेरणा का प्रस्ताव परिभाषा दी गई। अगला पॉइंट है अभिप्रेरणा के तत्व घटक। तो अभिप्रेरणा के मुख्य तत्व हैं, अभिप्रेरणा चक्र है जिसमें क्लार्क हॉल ने अभिप्रेरणा के 4 तत्व बताए, यानी क्लार्क हॉल जो है यह अभिप्रेरणा के 4 तत्व बताए, जिसमें आवश्यकता, भोजन की कमी, यह आवश्यकता के अंतर्गत आएगा। चालक, प्रणोद, अंतर्नोद, भूख आएगा, नींद भी आएगा इसमें। प्रोत्साहन, उत्तेजन, भोजन की प्राप्ति यानी भोजन की प्राप्ति, सोना, स्लीप आदि ये भोजन प्रोत्साहन उत्तेजन के अंतर्गत आएगा। सबलीकरण, भोजन पाना, आसन बनाना यानी विश्राम के लिए जगह बनाना, यह सबलीकरण के अंतर्गत आएगा। सोना, आसन बनाना ये भी सबलीकरण के अंतर्गत आएगा। तो इन बातों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यानी अभिप्रेरणा के 4 तत्व हैं क्लार्क हॉल के अनुसार। पहला आवश्यकता, आवश्यकता में भोजन की कमी, और दूसरा चालक, प्रणोद, अंतर्नोद जिसमें भूख आएगा, और तीसरा प्रोत्साहन उत्तेजन जिसमें भोजन की प्राप्ति होगी, और चौथा सबलीकरण जिसमें भोजन पाना या आसन बनाना सबलीकरण के अंतर्गत आएगा। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, पहला हार्ले का आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के निम्न सिद्धांत दिए गए। पहला हार्ले का आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इन्होंने प्रयोग बंदर पर किया। इससे निष्कर्ष क्या निकला, भले ही शुरुआत में कोई व्यक्ति लालच या पुरस्कार से काम करता है, लेकिन एक दिन खुद से या आंतरिक रूप से प्रेरित होकर काम करना ही उसकी आदत बन जाती है। यानी हार्ले के द्वारा कहा गया कि भले ही शुरुआत में कोई व्यक्ति लालच या पुरस्कार से काम करता है, लेकिन एक दिन खुद से या आंतरिक रूप से वह प्रेरित होकर उस काम को करना उसकी आदत बन जाती है, उसकी दिनचर्या बन जाती है। इन्होंने बंदर पर प्रयोग किया था हार्ले ने। दूसरा, हर्ज वर्ग का द्विकारक सिद्धांत। तो हर्ज वर्ग का द्विकारक सिद्धांत अभिप्रेरणा से संबंधित है। इन्होंने अभिप्रेरणा को 2 स्तर में बांटे। पहला संवर्धक या स्वास्थ्यप्रद कारक, दूसरा प्रेरकीय कारक। 2 कारक बताए। संवर्धक स्वास्थ्यप्रद कारक में संपत्ति, वेतन आदि बताया, जबकि दूसरा प्रेरकीय कारक में पहचान, निर्णय में भागीदारी इन्होंने बताया। निष्कर्ष क्या निकला, पैसा हमें चिंता मुक्त बनाता है पर प्रेरित नहीं करता, पहचान प्रेरित करती है। हर्ज वर्ग के कारक से निष्कर्ष निकला कि पैसा हमें चिंता मुक्त बनाता है लेकिन प्रेरित नहीं करता, पहचान प्रेरित करता है। नोट, हर्ज वर्ग ने यह सिद्धांत अमेरिका के 200 इंजीनियर्स का अध्ययन करके किया। यानी हर्ज वर्ग ने अमेरिका के 200 इंजीनियरों पर इन्होंने प्रयोग करके यह कार्य किया। और अगला है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसमें इन्होंने प्रेरणा के 2 तत्व बताए, जिसमें जीवन मूल इच्छा, दूसरा मृत्यु मूल इच्छा। जीवन मूल इच्छा को इरोस कहा और मृत्यु मूल इच्छा को थानाटोस कहा। यानी इरोस मतलब जीवन और थानाटोस मतलब मृत्यु मूल इच्छा। जीवन मूल इच्छा में सफलता मिलती है तो इरोस के अंतर्गत होगा, और मृत्यु मूल इच्छा में सफलता नहीं मिलती है यानी असफलता मिलती है, इसलिए थानाटोस होगा। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। अगला पॉइंट है सफलता जीवन की ओर तथा असफलता कुंठा से भरकर
मृत प्राणी के समान बना देती है। यानी सफलता जो है यह जीवन की ओर तथा असफलता कुंठा से भरकर मृत प्राणी के समान बना देती है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताया गया। अगला पॉइंट है वोल्स एवं काफमैन का प्रोत्साहन सिद्धांत। तो वोल्स एवं काफमैन के द्वारा प्रोत्साहन सिद्धांत दिया गया। इन्होंने भी अभिप्रेरणा के दो तत्व बताए, जिसमें पहला सकारात्मक या प्रोत्साहन, दूसरा नकारात्मक प्रोत्साहन। सकारात्मक प्रोत्साहन में पुरस्कार, प्रशंसा आदि बताए, जबकि नकारात्मक प्रोत्साहन में दंड, निंदा आदि इन्होंने बताया, बोल्स एवं काफमैन ने। अगला पॉइंट, पुरस्कार या प्रशंसा वांछनीय व्यवहार को मजबूत बनाते हुए हमें लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, जबकि दंड या निंदा जो है या निगेटिव यानी नकारात्मक पुनर्बलन बना के अवांछनीय व्यवहार को खत्म करते हैं। यह बोल्स एवं काफमैन के द्वारा बताया गया कि अगला है डगलस मैकग्रेगर का एक्स वाई या क ख या अ ब का सिद्धांत। तो डगलस मैकग्रेगर का एक्स वाई या क ख या अ ब का सिद्धांत क्या है? इन्होंने भी दो तत्व बताए, पहला एक्स वाई, एक्स क अ पक्ष, दूसरा वाई ख ब पक्ष। तो इन्होंने बताया एक्स क या अ पक्ष में नकारात्मक तानाशाही शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है। यानी इन्होंने क एक्स या अ पक्ष में बताया कि नकारात्मकता तानाशाही शिक्षक केंद्रित शिक्षा इस पक्ष में होती है, एक्स क और अ पक्ष में, जबकि वाई ख और ब पक्ष में सकारात्मक बाल केंद्रित शिक्षा होती है। क पक्ष में बताया बच्चा आलसी होता है, दंड जरूरी होता है शिक्षक केंद्रित में, जबकि बाल केंद्रित ख ब वाई पक्ष में बताया कि बालक सकारात्मक होता है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है। इसमें सभी बच्चे सीखने के लिए उत्सुक होते हैं, सिर्फ मार्गदर्शन इसमें नहीं चाहिए। इसमें बालक को प्रेरित केवल करना है, बालक को जिज्ञासा पैदा करना है, बालक स्वयं सीख लेगा। अगला पॉइंट है यह सिद्धांत यानी यक्स वाई क या ख या अ ब का सिद्धांत बताया कि अभिप्रेरणा के सकारात्मक एवं नकारात्मक या शिक्षक केंद्रित एवं बाल केंद्रित दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। यानी जो अभिप्रेरणा है यह सकारात्मक एवं नकारात्मक, शिक्षक केंद्रित एवं बाल केंद्रित दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। अगला पॉइंट है मैकक्लीलैंड के द्वारा मैकक्लीलैंड का त्रिमांग या आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत। तो मैकक्लीलैंड ने त्रिमांग या आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया, मैकक्लीलैंड ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य तीन प्रकार की मांगों या प्रेरकों से प्रेरित होता है। वह या तो इन तीनों में से किसी एक से प्रेरित होगा या एक साथ तीनों से प्रेरित होगा। पहला संप्राप्ति मांग बताया, जिसमें धन, पैसा, जमीन बताया। दूसरा सत्ता, जिसमें राजनेता। तीसरा संबंध, रिश्तों की मांग या महत्व बताया, रिलेशन से संबंधित बताया। तो मैकक्लीलैंड ने त्रिमांग का सिद्धांत दिया, जिसे आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत भी कहा गया, जिसमें संप्राप्ति मांग पहला स्तर था, दूसरा सत्ता, तीसरा संबंध, ये तीनों स्तर थे। अगला पॉइंट है मैस्लो का पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत। मैस्लो ने पदानुक्रमित मांग के सिद्धांत में बताया कि मानवतावादी आंदोलन का जनक मैस्लो को माना जाता है। मानवतावादी आंदोलन का जनक मैस्लो को माना जाता है। यह अमेरिका के निवासी थे। उनका प्रेरणा का सिद्धांत मानवतावादी इसलिए कहलाता है कि सिगमंड फ्रायड के अचेतन के सिद्धांत के घोर विरोधी थे। जो मैस्लो थे यह सिगमंड फ्रायड के अचेतन सिद्धांत के घोर विरोधी थे। मैस्लो उन्होंने कहा सभी मनुष्य स्वतः प्रेरित प्रकृति से अच्छे होते हैं तथा अपनी सफलता के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। मैस्लो ने ही कहा कि सभी मनुष्य स्वतः प्रेरित होते हैं और प्रकृति से अच्छे होते हैं तथा अपनी सफलता के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। यह मैस्लो के द्वारा बताया गया। अगला पॉइंट है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन, पुस्तक के लेखक ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी तथा पावर ऑफ सेल्फ एक्टिविलाइजेशन
मैस्लो की प्रमुख पुस्तक है, यानी पहला पुस्तक मैस्लो का थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन पर जो है, और मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी ये भी मैस्लो की पुस्तक है। और तीसरा है पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये भी मैस्लो के द्वारा प्रमुख पुस्तकें हैं। मैस्लो के द्वारा सिद्धांत के अन्य नाम है, जिसमें मैस्लो ने पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, नाभिकीय मांग का सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, आत्मसिद्धि या स्वार्थीकरण का सिद्धांत, ये मैस्लो के सिद्धांत हैं। मैस्लो ने अपने सिद्धांत में 5 चरण बताए, जिसमें पहला जैविकीय मांग भोजन पानी नींद बताया, दूसरा सुरक्षा मांग जिसमें शारीरिक आर्थिक पारिवारिक को बताया, तीसरा सामाजिक जिसमें प्रेम एवं लगाव मित्र परिवार रिश्तेदार आदि को बताया, और चौथा पहचान सम्मान आदि को बताया, और पांचवा स्वार्थीकरण की मांग यानी सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति मैस्लो ने ये बताए। 5 चरण बताए, जिसमें 2 स्तर थे और 5 चरण थे। पहला स्तर निम्न स्तरीय था, जिसमें 1 से लेकर 3 थे, यानी जैविक मांग सुरक्षा मांग सामाजिक ये निम्न स्तर में थे, जबकि उच्च स्तर में सम्मान स्वार्थीकरण की मांग यानी सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति ये उच्च स्तर में मैस्लो के सिद्धांत में शामिल थे। अगला पॉइंट है विक्टर ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत। तो विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा का सिद्धांत दिया 1964 ईस्वी में। इस सिद्धांत के अनुसार उम्मीद के अनुसार परिणाम आने पर ही व्यक्ति प्रेरित होगा, इसलिए इसे प्रत्याशा एक्सपेक्टेंसी का सिद्धांत कहा गया। विक्टर ब्रूम ने जो सिद्धांत दिया, इसमें उम्मीद के अनुसार परिणाम आने पर ही व्यक्ति प्रेरित होता है, इसलिए इसे प्रत्याशा या एक्सपेक्टेंसी का सिद्धांत भी कहा गया। इन्होंने भी 3 स्तर बताए, पहला कर्षण, दूसरा प्रत्याशा, तीसरा यांत्रिक निमित्ता या यांत्रिकता। कर्षण के द्वारा वैलेंस के द्वारा इन्होंने बताया क्या मैं लक्ष्य के लिए प्रयास की, दूसरा क्षमता रखता हूं, क्या मैं लक्ष्य के लिए प्रयास किया, और दूसरे पॉइंट में क्षमता रखता हूं मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, और दूसरे प्रत्याशा में इन्होंने बताया एक्सपेक्टेंसी में क्या मेरे प्रयास लक्ष्य तक जा पाएगा, और तीसरा यांत्रिक निमित्ता यानी यांत्रिकता, मुझे इस लक्ष्य को पाने में क्या फायदा होगा। ये यांत्रिक या निमित्ता यांत्रिक के अंतर्गत था। नोट में देखेंगे किसी व्यक्ति को प्रेरित होना या न होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके प्रयास से प्राप्त किया लक्ष्य वांछनीय पुरस्कार पाता है कि नहीं। यह मुख्य पॉइंट था। तो इन बातों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हल का सबलीकरण का सिद्धांत। तो हल ने सबलीकरण का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्लार्ड लियोनार्ड जो अमेरिका के रहने वाले थे, इनका पूरा नाम है क्लार्क लियोनार्ड हल, जो अमेरिका के निवासी थे। हल के सिद्धांत को एक विश्व स्तरीय पहचान मिली क्योंकि इनके सिद्धांत से ही प्रेरणा के 4 तत्व लिए गए। हल के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा निम्नलिखित है। पहला संतुलन, दूसरा आवश्यकता, तीसरा प्रणोद और चौथा प्रोत्साहन, पांचवा सबलीकरण। ये हल के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा है। संतुलन में इन्होंने बताया जब तक कोई आवश्यकता न हो तब तक एक व्यक्ति संतुलित या जड़त्व की अवस्था में रहता है। दूसरा आवश्यकता वह दशा है जो व्यक्ति में असंतुलन पैदा करती, यानी व्यक्ति में असंतुलन की स्थिति आवश्यकता पैदा करती है। तीसरा प्रणोद, एक तनाव जो आवश्यकता से पैदा हुआ जो मनुष्य को दौड़ा देता है, यह प्रणोद के द्वारा होता है। चौथा पॉइंट है प्रोत्साहन। तो वह वस्तु जो आवश्यकता की संतुष्टि करती है वह प्रोत्साहन होता है। सबलीकरण, जिस व्यवहार से मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है वह उस व्यवहार को दोहराना चाहता है, उसे ही सबलीकरण कहा जाता है। इसमें पहला आवश्यकता जिसमें पानी की आवश्यकता होगी, दूसरा प्रणोद चालक प्यास, तीसरा प्रोत्साहन उत्तेजक पानी की प्राप्ति, चौथा सबलीकरण प्रेरक पानी प्राप्त करने के तरीके को दोहराना सबलीकरण के अंतर्गत आएगा।
नोट, अपने सिद्धांत के लिए हल ने 16 स्वयं सिद्ध प्रमेय का प्रयोग किया। यानी हल ने अपने सिद्धांत के सिद्ध के लिए 16 स्वयं सिद्ध प्रमेय का प्रयोग किया। हल के सिद्धांत के अन्य नाम है जिसमें आवश्यकता का आकलन का सिद्धांत, दूसरा प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, तीसरा संतोष का सिद्धांत, संपोष का सिद्धांत, संतोष नहीं संपोष का सिद्धांत, चौथा सबलीकरण का सिद्धांत। प्रमुख पुस्तक कौन है हल का? पहला पुस्तक है द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, दूसरा स्टेंटियल ऑफ बिहेवियर, स्टेंटियल ऑफ बिहेवियर, ये दूसरी प्रमुख पुस्तक है। अगला पॉइंट है अप्रेरकों के प्रकार बताया गया। जन्मजात और अर्जित। जन्मजात में भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि बताया, जबकि अर्जित में पैसा, समाप्ति, रुचि, आदत, सामुदायिकता ये बताया। और थॉमसन ने प्राकृतिक भूख, प्यास आदि बताया, जबकि कृत्रिम में पैसा, संपत्ति, दंड, पुरस्कार, प्रशंसा, सहयोग आदि को बताया। और तीसरा गैरेट ने 3 बताए जिसमें जैविक को दैहिक भी कह सकते हैं, जिसमें भूख, प्यास, प्रेम आदि है। मनोवैज्ञानिक दूसरा जिसमें सफलता, क्रोध, भय, प्रेम, दुख आदि है। और तीसरा सामाजिक जिसमें सम्मान, प्रतिष्ठा, आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, आत्म गौरव ये शामिल है। अगला पॉइंट है अभिप्रेरकों के प्रकार। तो अभिप्रेरक के 2 प्रकार होते हैं, पहला सकारात्मक अभिप्रेरक, दूसरा नकारात्मक अभिप्रेरक। तो सकारात्मक अभिप्रेरक को आंतरिक, जन्मजात, प्राथमिक, जैविक या अंतर्नोद अभिप्रेरक भी कहा जाता है। और नकारात्मक अभिप्रेरक को बाह्य, द्वितीयक, अजैविक, सामाजिक, अर्जित अभिप्रेरक भी कहते हैं। सकारात्मक अभिप्रेरक में स्वयं की इच्छा से किया गया कार्य जिसमें सुख संतोष मिलता है, जिसमें भूख, प्यास, नींद, काम, मल मूत्र त्याग आदि शामिल होता है सकारात्मक में। और नकारात्मक अभिप्रेरक में किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण किया गया कार्य होता है, जिसमें प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, प्रतिद्वंदता, सम्मान, पद, आत्मगौरव आदि शामिल होता है। अगला है एल्डरफर का ईआरजी सिद्धांत। ईआरजी मतलब एक्साइटेंस, रिलेशंस और ग्रोथ। यह सिद्धांत एल्डरफर द्वारा दिया गया। यह काफी हद तक मैस्लो के पदानुक्रमण सिद्धांत पर ही आधारित है, क्योंकि मैस्लो ने जिन मांगों को 5 प्रकार में रखा, उन्हीं मांगों को एल्डरफर के द्वारा 3 प्रकार में रखा गया। एल्डरफर के अनुसार एक व्यक्ति 3 प्रकार की मांगों से प्रेरित हो सकता है, जिसमें पहला अस्तित्ववादी मांग, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, एक्साइटेंस आदि है। दूसरा संबंध का मांग, सम्मान एवं रिश्तों का मांग, रिलेशंस आर। वृद्धि एवं विकास की मांग, जिसमें स्वयं विकास और खुद के सर्वोच्च बिंदु को प्राप्त करना है, जिसमें ग्रोथ के अंतर्गत होगा। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। अगला पॉइंट है प्रेरणा का शारीरिक रचना सिद्धांत। तो प्रेरणा का शारीरिक रचना सिद्धांत दिया गया मॉर्गन एवं मरे के द्वारा दिया गया। सिद्धांत के अनुसार प्रेरणा का स्रोत बाहरी वातावरण से मौजूद उद्दीपक नहीं है, बल्कि हमारे शरीर ही है। उदाहरण के लिए भूख एक प्रेरक है, तो यह शरीर को महसूस होती है, न कि उद्दीपक रूपी भोजन को। यह मॉर्गन एवं मरे के द्वारा बताया गया। मॉर्गन एवं मरे का मानना था कि हमारे शरीर की हमारी अविभावित ग्रंथियां संदेश भेजती हैं, जो हमारी इंद्रियों से पैदा होती हैं, और प्रक्रिया होने के बाद इसका परिणाम अपवाही ग्रंथियों द्वारा भेजा जाता है। यानी मॉर्गन एवं मरे ने बताया कि हमारे शरीर की हमारी ग्रंथियां
संदेश हमें भेजती हैं जो हमारी इंद्रियों से पैदा होती हैं। इस प्रक्रिया के होने के बाद ही परिणाम अपवाही ग्रंथियों में भेजी जाती है। मार्गन एवं मरे के द्वारा बच्चों को कैसे प्रेरित करें? पहला, प्रोत्साहन द्वारा प्रेरित करें। दूसरा, रुचि जानकर। तीसरा, पूर्व ज्ञान से जोड़कर। जिज्ञासा शांत करके, यानी बालक की जिज्ञासा को शांत करके उसे प्रेरित करें। प्रकटीकरण का मौका, बालक को अवसर दें उसे अपनी बात को कहने का, अपने विचार रखने का। तत्परता का लाकर, यानी बालक में तत्परता को लाकर प्रेरित किया जाए। जीवंत उदाहरण द्वारा बालक को प्रेरित किया जाए। उचित शिक्षण विधि द्वारा बालक को प्रेरित किया जाए। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण द्वारा बालक को प्रेरित किया जाना चाहिए। भ्रम दूर करके बालक को प्रेरित किया जाना चाहिए, यानी बालक में जो भी आशंकाएं हैं, जो भी भ्रम है, उसको दूर करके बालक को प्रेरित किया जाता है। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट करें कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और इस वीडियो में मैं क्या त्रुटि किया, क्या मुझसे गलती हुई, उसके बारे में आप लोग अवश्य बताइएगा। अगला पॉइंट है, अप्रेरक जन्म होते हैं। प्रश्न देखेंगे 3 से 4। अप्रेरक क्या होते हैं? अप्रेरक जन्म होते हैं, जन्म से, यानी अप्रेरक जन्म से ही होते हैं। बालक में जन्म के समय से ही अप्रेरक विकसित हो जाता है, प्रेरित होता है। प्राथमिक कक्षा में प्रेरणा प्रदान करने का उत्तम उपाय है। तो प्राथमिक कक्षा में प्रेरणा प्रदान करने का उत्तम उपाय नवाचारों का प्रयोग है। अगला पॉइंट है, आनुवंशिक पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आनुवंशिक पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक लॉरेंज हैं। आनुवंशिक पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लॉरेंज है। अगला है, अधिगम का हृदय एवं स्वर्ग पथ किसे कहा जाता है? तो अधिगम का हृदय एवं स्वर्ग पथ अभिप्रेरणा को कहा जाता है। शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होनी चाहिए, मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए, परामर्शदाता के रूप में होनी चाहिए। गुण, स्थिर विश्वसनीय व्यक्तित्व, मेलजोल, प्रवृत्ति, भावनाओं के एक रूपता के रूप में होनी चाहिए, यानी शिक्षक में ये गुण होनी चाहिए। नेतृत्वकर्ता के रूप में गुण, नैतिक जागरूकता, बौद्धिक कुशाग्रता, इस रूप में शिक्षक में गुण होने चाहिए। अनुश्रवणकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, यानी शिक्षक को बालक की बातों को सुनने के लिए प्रेरित होना चाहिए। शिक्षक के गुण में शैक्षिक गुण होना चाहिए, शिक्षक में व्यवसायिक गुण होना चाहिए, व्यक्तित्व संबंधी गुण होना चाहिए, आपसी संबंध व तालमेल के गुण होना चाहिए। द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पुस्तक के लेखक जेबी सीयर्स है, यानी जेबी सीयर्स ने द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पुस्तक के लेखक हैं। अगला पॉइंट है, शिक्षक का केंद्रीय घटक क्या होता है? तो शिक्षक का केंद्रीय घटक विद्यार्थी होता है। किसी शिक्षक द्वारा छात्रों पर पुनर्बलीकरण प्रभाव नहीं पड़ता तो छात्र उसके व्यवहार का अनुसरण नहीं करते हैं। यानी अगर किसी शिक्षक के द्वारा छात्रों पर पुनर्बलीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है तो छात्र उसके व्यवहार का अनुसरण नहीं करते, यानी छात्र उस शिक्षक के व्यवहार का अनुसरण नहीं करते। अगला पॉइंट है, कौन सा प्रभाव छात्रों को शिक्षक का अनुकरण हेतु प्रभावित करता है? तो पुनर्बलन जो प्रभाव है, यह छात्रों को शिक्षक का अनुकरण हेतु प्रभावित करता है। पुनर्बलन प्रभाव। खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह किसने कहा? तो खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह मैकडूगल के द्वारा कहा गया। अगला है, अगर शिक्षक या अभिभावक बालकों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे तो बालक उनके व्यवहार का अनुकरण करना सीख जाता है। यह पुष्टि किसने की? तो यह पुष्टि जेबी सीयर्स के द्वारा की गई। अगला पॉइंट है, अनुशासन के 3 प्रकार होते हैं। अनुशासन के बारे में जानेंगे तो अनुशासन के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रभावात्मक अनुशासन, दूसरा मुक्त्यात्मक अनुशासन, तीसरा दमनात्मक अनुशासन। ये अनुशासन के 3 प्रकार हैं। अनुशासनहीनता निवारण हेतु प्रयोग सुधारात्मक प्रयोग होना चाहिए, दंडात्मक प्रयोग होना चाहिए। अनुशासन के हीनता के निवारण हेतु प्रयोग है।
कोठारी आयोग ने 1964-66 में कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों से बड़ी भूमिका और किसी की भी नहीं हो सकती। इस कथन को ध्यान में रखते हुए तथा एनसीएफ 2005 को भी ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की भूमिका पर महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षक कला की दृष्टि से शिक्षक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें तानाशाही, सत्तावादी, निरंकुश शिक्षक, दूसरा प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, बाल केंद्रित शिक्षक, तीसरा अहस्तक्षेपी शिक्षक। तो पहला तानाशाही, सत्तावादी, निरंकुश शिक्षक। इस प्रकार के शिक्षक में विद्यार्थियों के प्रति समानुभूति, सहानुभूति नहीं होती। कक्षा में सिर्फ ही हावी व सर्वे सर्वा शिक्षक ही होता है। और प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक या बाल केंद्रित शिक्षक, इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि, पूर्व ज्ञान, क्षमता को वरीयता देते हुए लोकतांत्रिक माहौल में काम करता है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा ही पूरे भारत में लागू है। अगला पॉइंट है अहस्तक्षेपी शिक्षक। इस प्रकार के शिक्षक का विद्यार्थियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, अर्थात विद्यार्थियों सर्वे सर्वा होते हैं, जिसे दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में देखेंगे। एनसीएफ 2005 ने शिक्षक की 5 भूमिका बताई, जिसमें पहला सुविधा प्रदाता के रूप में, दूसरा मार्गदर्शक के रूप में, तीसरा परामर्शदाता के रूप में, चौथा नेतृत्वकर्ता के रूप में, पांचवा अनुश्रवणकर्ता के रूप में। ये 5 मुख्य भूमिका बताई जो बाल केंद्रित शिक्षा में जरूरी है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में, पहला त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा। शिक्षक जानता है कि अधिगम के शुरुआत में सभी त्रुटियां करते हैं, इसलिए वह अपने विद्यार्थियों से संपूर्णता की उम्मीद न करते हुए त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा देता है, अतः वह सुविधा प्रदाता होता है। दूसरा पॉइंट है भ्रम दूर करने की सुविधा। शिक्षक में भ्रम दूर करने की सुविधा होनी चाहिए, यानी विद्यार्थी अधिगम के दौरान भ्रमित हो जाता है तो शिक्षक अपने ज्ञान से उन्हें भ्रम दूर करने की सुविधा देता है, अतः वह सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक होता है। समूह वार्तालाप की सुविधा। शिक्षक विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांधकर आपसी वार्तालाप द्वारा सीखने की सुविधा देता है, अतः शिक्षक सुविधा प्रदाता होता है। शिक्षक जिज्ञासा शांत करने की सुविधा देता है, पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान के निर्माण की सुविधा, संप्रेषण की सुविधा, आत्म प्रकटीकरण की सुविधा, सलाह की सुविधा, सही रास्ता दिखाने की सुविधा शिक्षक करता है। करके सीखने की भी सुविधा और मंच देने की सुविधा, यानी बालक को प्रेरित करने के लिए, बालक में रुचि उत्पन्न करने के लिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए उसे मंच देने की सुविधा भी शिक्षक करता है। अगला पॉइंट है शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में। तो एनसीएफ 2005 शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता या बच्चों का मुखिया मानता है। विद्वानों ने नेतृत्व को 3 प्रकार बताए, जिसमें पहला तानाशाही, निरंकुश, सत्तावादी, शिक्षक केंद्रित नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व में अधिकार सिर्फ नेता के पास होते हैं। वह शिक्षा में तानाशाही शिक्षक के बराबर होता है तथा कक्षा में सिर्फ वही हावी होता है और विद्यार्थियों की भागीदारी लगभग शून्य होती है तानाशाही शिक्षण व्यवस्था में, यानी शिक्षक केंद्रित नेतृत्व में। और दूसरा है प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता भी समूह के लोगों के बराबर ही होता है और नेतृत्व वो अकेले ही नहीं अपितु समूह के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए सभी की राय एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कार्य करता है। और तीसरा है अहस्तक्षेपी नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व में न तो पूरी तरह से तानाशाही होता है और न ही पूरी तरह से प्रजातांत्रिक होता है, जबकि वह अपने कार्यों को एक आम सहमति के बन जाने के बाद बिना हस्तक्षेप के अंजाम देता है। वास्तव में आजकल इस प्रकार का नेतृत्व कंपनियों एवं कारपोरेट जगत में ही दिखाई देता है। हम समझ गए हैं कि सबसे बेहतर नेतृत्व प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित नेतृत्व ही होता है। हम शिक्षक के नेतृत्व शैली में इसी प्रजातांत्रिक गुणों को तलाश करेंगे। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। शिक्षक के नेतृत्व के रूप में प्रमुख प्रमाण पहला बच्चों का मुखिया, दूसरा असफलता की जिम्मेदारी लेने वाला, पहल करने वाला, तीसरा
सलाह देने वाला, पांचवा राह दिखाने वाला और छठवां अनुभवी होता है शिक्षक। सुविधाएं देने वाला, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए शिक्षक। सभी बच्चों की राय को जानने वाला शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है जिसमें सदियों से शिक्षकों को इस देश में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त है, क्योंकि शिक्षकों को आने वाली पीढ़ी या मार्गदर्शक माना गया है। एनसीएफ 2005 में भी शिक्षक को मार्गदर्शक माना गया है, यानी जो शिक्षक है यह आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शक है, इसलिए इसे विशेष स्थान दिया गया है। प्रमुख विशेष बिंदु जिसमें मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक होता है, जो शिक्षक में होता है, शिक्षक क्या होता है, एक मार्गदर्शक होता है। पहला विशेषज्ञता होनी चाहिए शिक्षक में, अनुभव होना चाहिए, मार्ग का ज्ञाता होना चाहिए शिक्षक, विद्यार्थी का अगुआ शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक प्रेरक होना चाहिए, पहलकर्ता भी शिक्षक होना चाहिए और सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक होना चाहिए, परामर्शदाता के रूप में एक शिक्षक होना चाहिए। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में आधुनिक परामर्श चिकित्सा का जनक कार्ल रोजर्स को माना जाता है, यानी आधुनिक परामर्श चिकित्सा का जनक कार्ल रोजर्स को माना जाता है। परामर्श क्या होता है, एक व्यक्ति की मांग पर दूसरे अनुभवी व्यक्ति द्वारा जरूरतमंद व्यक्ति को उचित सलाह देना ही परामर्श होता है। परामर्श मुख्यतया दो प्रकार का होता है। पहला सामूहिक परामर्श, जैसे पूरी कक्षा को परामर्श देना सामूहिक परामर्श है। दूसरा व्यक्तिगत परामर्श, किसी एक विद्यार्थी को शिक्षा में जुड़ी समस्या का परामर्श देना व्यक्तिगत परामर्श है। और शिक्षक एक परामर्शदाता है क्योंकि वह होता है, तो वह क्या होता है, छात्रों का हितैषी होता है, गोपनीयता रखने वाला होता है, निस्वार्थ बिना किसी पूर्वाग्रह की सलाह देने वाला होता है, विद्यार्थी की समस्या को समझने वाला होता है, प्रजातांत्रिक सोच वाला, न कि अपनी सोच थोपने वाला होता है, विशेषज्ञ होता है। तो शिक्षक महत्वपूर्ण पॉइंट का आप लोग ख्याल रखेंगे। शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में होता है, जिसमें साधारण अर्थ में अनुश्रवणकर्ता वह व्यक्ति होगा जो किसी कार्य को देख रेख करते हुए तथा कार्य में आने वाली बाधाओं एवं कमियों को ध्यान में रखते हुए दूर करते हुए कार्य को सुचारू रूप से चलने का कार्य करता है। इस प्रकार निश्चय ही शिक्षक एक अनुश्रवण करता है क्योंकि वह होता है। तो शिक्षक क्या होता है, प्रतिपुष्टिकर्ता शिक्षक होता है, निदान करता होता है, उपचार करता होता है, यानी छात्रों की कमजोरियों को जानता है और कमजोरियों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। मानक निर्धारक होता है, एक निश्चित मानक निर्धारक होता है। आकलन करता होता है कि बालक किस प्रकार सीख सकता है, कैसे सीख सकता है, क्या सीखना चाहता है। मूल्यांकन करता होता है, शिक्षक बालक का मूल्यांकन करता होता है। पहचान करता होता है, बालक किस ओर प्रेरित हो रहा है, बालक को क्या सीखने की आवश्यकता है, क्या सीखना चाहता है। विशेषज्ञ होता है, शिक्षक एक विशेषज्ञ होता है विषय वस्तु के प्रति। शिक्षक के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख प्रमाण है, जिसमें बच्चों का मुखिया होता है, असफलता की जिम्मेदारी लेने वाला होता है, पहल करने वाला, सलाह देने वाला, राह दिखाने वाला, अनुभवी, सुविधा देने वाला, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण वाला, सही बच्चों को सही राय देने वाला शिक्षक होता है। अगला पॉइंट है संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। तो संवैधानिक और मानवीय मूल्य अंग्रेजी इसका शब्द वैल्यू जो लैटिन भाषा से बना है, वैलेंस, अर्थ इसका होता है किसी वस्तु की कीमत, गुण या उपयोगिता को व्यक्त करना ही मूल्य कहलाता है। मानवीय मूल्य को सबसे पहले 1986 की नीति में महत्व दिया गया। एनसीईआरटी ने कुल 83 मूल्य माने हैं, जैसे समानता, सहयोग, सफाई, सच्चाई, श्रम आदि ये मानवीय मूल्य हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार कुल 4 मूल्य माने गए हैं, जिसमें पहला अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। भारतीय दर्शन के अनुसार 4 मूल्य बताए गए हैं। अर्थ, धर्म और काम सांसारिक मूल्य है, जबकि मोक्ष पारलौकिक मूल्य है। व्यक्तित्व का मूल्य आधारित वर्गीकरण सबसे पहले स्पेंजर ने किया, यानी व्यक्तित्व का मूल्य आधारित वर्गीकरण सबसे पहले
स्प्रेंजर के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने 6 मूल्यों पर आधारित व्यक्तित्व बताया, जिसमें पहला राजनीतिक मूल्य जो राजनेता में होता है, दूसरा सामाजिक मूल्य जो समाजसेवी में होना चाहिए, तीसरा आर्थिक मूल्य जो बिजनेसमैन में होना चाहिए, चौथा कलात्मक मूल्य जो कवि चित्रकार आदि में होना चाहिए, और पांचवा धार्मिक मूल्य जो साधु संत फकीर पादरी आदि में होना चाहिए, और छठवां सैद्धांतिक मूल्य जो आदर्शवादी आदि में होना चाहिए। एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी ने 4 शैक्षिक मूल्य माने, जिसमें पहला श्रम, दूसरा सफाई एवं सच्चाई, तीसरा समानता एवं सहयोग, चौथा बंधुत्व एवं भाईचारा। एनसीईआरटी के द्वारा 4 शैक्षिक मूल्य माने गए हैं। कुछ परिभाषाएं दी गई है, जिसमें अर्बन के द्वारा कहा गया मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करता है, यानी मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, उसे मूल्य कहा जाता है। अर्बन के द्वारा यह बताया गया। पार्सन्स ने कहा मूल्य किसी सामाजिक व्यवस्था में कई अनुस्थापनों में से किसी एक अनुस्थापन का चयन करना ही मूल्य है। यह पार्सन्स के द्वारा कहा गया। ब्रूबेकर के द्वारा कहा गया शिक्षा उद्देश्यों को व्यक्त करना शैक्षिक मूल्य कहलाता है। चौथा जोसेफ की फीचर के अनुसार मूल्य वे मानदंड हैं जो किसी सभ्यता या संस्कृति को सार्थकता प्रदान करते हैं। जोसेफ फीचर के द्वारा बताया गया। वाल्डी के द्वारा बताया गया उपयुक्तता या चुने जाने का गुण ही मूल्य है। यह वाल्डी ने बताया। ओटावे ने क्या बताया, तो ओटावे ने बताया मूल्य वे विचार है जिनके लिए मनुष्य जीता है। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के द्वारा बताया गया जो जीवन को अस्तित्व या गति प्रदान करे वही मूल्य है। भारतीय परंपरा में मूल्यों को पुरुषार्थ कहा गया, यानी भारतीय परंपरा में मूल्यों को क्या कहा गया है, पुरुषार्थ कहा गया है। मूल्य सीखे जाते हैं, तो मूल्य अमूर्त होते हैं जो सीखे जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। मूल्य समाजीकरण द्वारा सीखा जाता है। संवैधानिक मूल्य दुनिया का प्रत्येक संविधान कुछ आदर्शों एवं सिद्धांतों पर टिका होता है, इसी को संवैधानिक मूल्य कहते हैं। जैसे संप्रभुता, सभी के लिए समान रूप से कानून व्यवस्था। दूसरा धर्मनिरपेक्षता, धर्म को न मानना, या भारत के संविधान में वर्णित सभी शब्द हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी सभी व्यक्ति को स्वतंत्र है। राष्ट्रीय एकता, यानी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। छठवां बंधुत्व, यानी आपस में भाईचारा बनाए रखना। हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म, सभी धर्मों पर, सभी धर्मों के एक साथ बंधुत्व की भावना, बंधुत्व यानी भाईचारा का लगाव रखना। सातवां समाजवाद, यानी समाजवाद का विकास करना, सामाजिक रूप से एक दूसरे के विकास में सहयोग करना। सहिष्णुता, यानी सहिष्णुता का पालन करना। प्रजातंत्र, यानी मताधिकार का प्रयोग करना। 10वां न्याय आदि का प्रयोग करना। चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना प्रजातांत्रिक मूल्य है। चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही प्रजातांत्रिक मूल्य है। मानवीय मूल्य में मानवीय मूल्य गतिशील होते हैं। जो मानवीय मूल्य होते हैं यह गतिशील होते हैं, जिसमें अस्तेय, चोरी न करना, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, जवाबदेही, हिंसा, निंदा, वचनबद्धता, समय पालन, मानवता, सहानुभूति, समानुभूति, धैर्य, प्रेम, अपरिग्रह, विनम्रता ये मानवीय मूल्य हैं। अमानवीय मूल्य हैं जो गतिशील होते हैं। इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। मूल्यों के स्रोत माता पिता, विद्यालय, समाज, धर्म, व्यवसाय आदि से प्राप्त होते हैं। मूल्यह्रास के कारण लोगों में बढ़ता अकेलापन, एकल परिवार, ये मूल्यह्रास का कारण है। 21वीं शताब्दी में कुछ हद तक सोशल नेटवर्क का नकारात्मक प्रभाव, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब का नकारात्मक प्रभाव भी है। युवा वर्ग की बदलती जीवन शैली, समाज में फैलती मादक पदार्थों के सेवन के प्रति लत, ये भी मूल्यह्रास का परिणाम है। मूल्यों की विशेषताएं, तो मूल्यों की विशेषताएं मूल्य का गुणात्मक परिणात्मक आकलन हो सकता है। मूल्य सार्वभौमिक होते हैं तथा सीखे जाते हैं। मूल्य अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं। मूल्य हमारे मार्गदर्शक होते हैं।
मूल्य समाज द्वारा निर्मित, इसका कोई मूर्त अस्तित्व नहीं होता, अर्थात मूल्य अमूर्त होते हैं। मूल्य एक आदर्श अवस्था है जिसे कभी भी पूर्णता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दृष्टिकोण के आधार पर मूल्य दो प्रकार के होते हैं, पहला सकारात्मक मूल्य, दूसरा नकारात्मक मूल्य। सकारात्मक में शांति, अहिंसा, धैर्य और नकारात्मक में हिंसा, अन्याय, कायरता है नकारात्मक मूल्य है। विषय क्षेत्र के आधार पर मूल्य, विषय क्षेत्र के आधार पर मूल्य 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला सामाजिक मूल्य जो अधिकार, न्याय, कर्तव्य आदि के लिए होता है। मानवीय मूल्य जो नैतिकता तथा आध्यात्मिक मूल्य के लिए होता है। नैतिक मूल्य जो ईमानदारी, न्याय आदि के लिए होता है। और अगला आध्यात्मिक मूल्य जो शांति, प्रेम, अहिंसा के लिए होता है। और पांचवा भौतिक मूल्य जो कपड़ा, भोजन, व्यवसाय आदि के लिए होता है। और छठवां सौंदर्यात्मक मूल्य जो प्रकृति, कला, नेचर आदि के लिए होता है। और सातवां मनोवैज्ञानिक मूल्य जो प्रेम, दया आदि के लिए होता है। कार्य क्षेत्र के आधार पर मूल्य, तो कार्य क्षेत्र के आधार पर मूल्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला राजनीतिक मूल्य जो ईमानदारी, सेवा भाव आदि के लिए होता है। दूसरा न्यायिक मूल्य जो सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता आदि के लिए होता है। तीसरा व्यावसायिक मूल्य जो जवाबदेही, ईमानदारी, जिम्मेदारी आदि के लिए होता है। अगला भारतीय मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य एक होते हैं जिसमें मोक्ष। लौकिक मूल्य 3 होते हैं जिसमें अर्थ, धर्म, काम आदि होते हैं। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और अगले पॉइंट है, अगला टॉपिक है दंड एवं पुरस्कार। तो दंड क्या होता है? किसी अवांछनीय व्यवहार को रोकने या किसी अवांछनीय व्यवहार को रोकने का प्रावधान या व्यवस्था ही दंड कहलाता है। यानी गलत व्यवहार को रोकने की व्यवस्था जो है वही दंड कहलाती है। हरलाख के द्वारा क्या कहा गया? अवांछनीय व्यवहार को दुखद साहचर्य से जोड़ना ही दुखद है। यानी जो अवांछनीय व्यवहार है इसको दुखद साहचर्य से जोड़ना ही दुखद है। दंड चेतना के द्वारा क्या कहा गया? दंड एक सामाजिक निंदा है और इसमें आवश्यक नहीं है कि पीड़ा और कष्ट सम्मिलित हो। जो दंड है यह सामाजिक प्रेरणा भी है, सामाजिक निंदा भी है। इसमें कोई ये जरूर नहीं है कि पीड़ा और कष्ट ही दंड हो। दंड के सिद्धांत, देने के 4 सिद्धांत माने गए हैं। पहला सुधारात्मक सिद्धांत, इसमें सुधार के लिए दंड दिया गया है। दूसरा परिमाण बोधक सिद्धांत, जिसमें संभावित परिणाम का डर ही दंड है। तीसरा प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, जिसमें अवांछनीय व्यवहार को रोकने के लिए दंड दिया गया है। चौथा प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, बदले की भावना से दंड दिया गया, यह भी निषिद्ध है। दंड के प्रकार, तो दंड के निम्न प्रकार है। सामाजिक दंड, कक्षा में बच्चे के अकेले कोने में बैठाना सामाजिक दंड है। आर्थिक दंड में देरी से लगातार आने पर विलंब शुल्क लगाना। मानसिक दंड में किसी प्रश्न को 100 बार हल करवाना है, मानसिक दंड है। मनोवैज्ञानिक दंड, विद्यार्थी से झगड़े के बाद माफी मांगने पर शिक्षक का परीक्षा में अंक काट लेना है, मनोवैज्ञानिक दंड है। शारीरिक दंड निषिद्ध है अब, लेकिन मुर्गा बनाना, मारना, बेंच पर खड़ा करना ये शारीरिक दंड है। और छठवां वैधानिक या कानूनी दंड, दंड के लिए कानून का सहारा लेना है, वैधानिक या कानूनी दंड है। दंड देते समय ध्यान रखने योग्य बातें, तो दंड देते समय शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। दंड गलती अपराध के अनुरूप हो तथा बालक की प्रकृति के अनुरूप हो। दंड पक्षपात रहित हो, सुधार की दृष्टि से दंड दिया जाना चाहिए। दंड अपराध के लिए सिर्फ दंड एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार दें। दंड देते समय गंभीर मुद्रा में न रहें, यानी दंड देते समय गंभीर मुद्रा में रहें। हो सके तो दंड शारीरिक विद्यार्थी को न दे और दिव्यांग विद्यार्थी को तो बिल्कुल भी शारीरिक दंड न दें। दंड हमेशा बदले की भावना से प्रेरित होकर दें। दंड व्यक्तिगत रूप से देना चाहिए। दंड क्षतिपूर्ति के साथ देना चाहिए। दंड का कारण बालक को अवश्य बता देना चाहिए। दंड के लाभ देखेंगे। दंड के लाभ में दंड कक्षा में अनुशासन बनाने में सहायक होता है, अवांछनीय व्यवहार को रोकने में सहायक होता है, अन्य विद्यार्थियों के लिए एक सीख होता है। दंड द्वारा कक्षा में अव्यवस्था की संभावना पर रोक लगती है। दंड से निम्न हानियां हैं, जिसमें दुश्मनी की प्रबल संभावना बढ़ती है। दंड पाकर भी अपराध का न रुकना, ये दंड से निम्न हानियां है। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। और अगला और अंतिम पॉइंट है पुरस्कार। पुरस्कार किसी अच्छे वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। एलिजाबेथ वैरेट हरलाख के अनुसार किसी वांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य से जोड़ना ही पुरस्कार है। यानी कोई वांछनीय व्यवहार
को सुखद साहचर्य यानी प्रसन्नता के साहचर्य से जोड़ना ही पुरस्कार है। शाबाशी देना, प्रेरित करना, कोई विषय वस्तु देना, ये पुरस्कार है। तो हरलाक के द्वारा क्या आगे कहा गया, एलिजाबेथ वेरेट हरलाक के द्वारा किसी वांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य से जोड़ना ही पुरस्कार है। और पुरस्कार के प्रकार, अगला पॉइंट है पुरस्कार के प्रकार। तो पुरस्कार के 5 पॉइंट होते हैं, जिसमें पहला मूर्त या भौतिक पुरस्कार। जो दिखाई देने वाले पुरस्कार होते हैं उसे मूर्त या भौतिक पुरस्कार कहते हैं, जिसमें पेन, किताब, मेडल आदि उपयोगी वस्तुएं बालक को दी जाती हैं। दूसरा अमूर्त सामाजिक पुरस्कार, दिखाई न देने वाले पुरस्कार होते हैं, जो प्रोन्नति, प्रशंसा, कछोन्नति, प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति आदि होते हैं। और तीसरा सांत्वना पुरस्कार, जो शिक्षक को दिए जाते हैं। इस प्रकार के पुरस्कार उपविजेता या किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को दिए जाते हैं, सांत्वना पुरस्कार। और अगला है व्यक्तिगत पुरस्कार, किसी एक ही व्यक्ति को दिए जाते हैं, जैसे कक्षा में प्रथम स्थान पाने पर विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है। सामूहिक पुरस्कार समूह को दिया जाता है, न कि किसी निजी व्यक्ति, यानी व्यक्ति केवल एक को नहीं दिया जाता है सामूहिक पुरस्कार। पुरस्कार देते समय ध्यान देने योग्य बातें, हो सके तो बड़ी धनराशि पुरस्कार में न दें। अमूर्त पुरस्कार देने का प्रयास करें, यानी शाबाशी, वाहवाही, प्रेरित करने का पुरस्कार, इस प्रकार पुरस्कार देने का प्रयास करना चाहिए। निचली कक्षाओं में हो सके तो सभी विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार देना चाहिए। पुरस्कार के रूप में सबसे ज्यादा प्रशंसा को अपनाएं, छोटी छोटी बातों को पुरस्कार नहीं देना चाहिए। पुरस्कार में दैनिक जीवन या पढ़ने लिखने की वस्तु दें। पुरस्कार में एक निष्पक्ष मानक बनाए जाने चाहिए। हो सके तो पुरस्कार प्रदर्शन सफलता के तुरंत बाद दे दिया जाना चाहिए। पुरस्कार से लाभ, वांछनीय व्यवहार के लिए प्रोत्साहन होता है, विद्यार्थियों में प्रेरणा का संचार होता है, कक्षा में अन्य बच्चों के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरक होता है, संपूर्ण कक्षा के प्रदर्शन में सुधार का संकल्प होता है, प्रतिस्पर्धा का विकास पुरस्कार होता है, चरित्र, रुचि निर्माण आदि पुरस्कार होता है। पुरस्कार के लाभ है। पुरस्कार से हानियां, दुश्मनी होती है। पुरस्कार के द्वारा ईर्ष्या की भावना का विकास होता है, एक बालक को देंगे दूसरा बालक नाराज होगा, दुश्मनी की भावना, ईर्ष्या का विकास होता है। पुरस्कार में पक्षपात आदि ये भी पुरस्कार से हानियां है। पुरस्कार पाने के लिए गलत संसाधनों का प्रयोग, यानी गलत तरीके से विजेता बनना, ये भी पुरस्कार की हानियां है। नोट में देखेंगे, पुरस्कार व दंड किसी भी प्रकार के पुनर्बलन नहीं है, यानी जो पुरस्कार व दंड है या किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है, ऐसा स्किनर के द्वारा माना गया। यानी स्किनर ने कहा कि पुरस्कार या दंड किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है। पुरस्कार व दंड खुद में किसी प्रकार के पुनर्बलन नहीं है, बल्कि इनमें व्यवहार का पुनर्बलन होता है। चोरी करना व्यवहार है, जबकि दंड देना यह परिणाम होगा। विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, यानी अच्छा प्रदर्शन क्या है, व्यवहार है, पुरस्कार दिया जाता है उसके लिए, तो वो भी परिणाम है। दंड का सर्वोत्तम उद्देश्य सुधारात्मक होता है। दंड का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या होता है, सुधारात्मक होता है, यानी सुधार के लिए बालक को दंड दिया जाता है। दंड एक सुधारात्मक साधन है, यानी वर्तमान समय में बालक के सुधार के लिए दंड दिया जाता है। दंड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दंड का मुख्य उद्देश्य प्रतिशोध या सुधारात्मक कार्य होता है। सफलता में बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, सफलता से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, और असफलता से बड़ी कोई निराशा नहीं, यह लाहे ड्रेबमैन के द्वारा कहा गया। बालक के सर्वोत्तम पुरस्कार प्रशंसा, योग्यता, प्रमाण पत्र आदि हैं। उत्साह एवं कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। पुरस्कार क्या है, उत्साह और कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। पुरस्कार एवं दंड है, पुरस्कार और दंड क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। जब केवल पुरस्कार जीतना ही मुख्य लक्ष्य हो जाए, तब सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। यह जोन्स एवं सिम्पसन ने कहा है। जोन्स और सिम्पसन ने क्या कहा है, पुरस्कार जीतने की जब प्रक्रिया, पुरस्कार जीतने का मुख्य लक्ष्य हो जाता है जब, तो सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, व्यक्ति केवल जीतने के लिए ही सीखता है। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने जीवन कौशल और प्रबंधन अभिवृत्ति से लगभग सभी टॉपिक, यानी व्यवसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा,
शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता, अनुश्रवण करता, नेतृत्व करता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड व पुरस्कार, व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग आदि इन टॉपिक के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें और इस वीडियो को आप लोग 2 बार अवश्य देख लीजिएगा। 2 बार देखने से आप लोगों को यह कंठस्थ हो जाएगा और आप लोग परीक्षा में अच्छा नंबर लाएंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच।